तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि टेस्ट के माध्यम से होगा। और आप लोग खुद आप अपने से टेस्ट देके आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कहां तक पहुंची है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। मात्र 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 क्वेश्चन आप ईमानदारी से दीजिए और अपने आप में ये आंकिए कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि मार्च में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, त्रैमासिक एग्जाम भी होने वाले हैं। तो इसी के रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय विज्ञान के बने हैं अब तक, मैंने सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग टेस्ट के माध्यम से इसे देकर और अपने आप में ये सोचिए कि मेरी तैयारी अब तक कितनी है। ठीक है, तैयार हो जाइए आप लोग टेस्ट देने के लिए। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, इसका आंसर बताने के लिए बिल्कुल आप रेडी रहिए। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। और कोई एक पुष्प है, उसके स्त्री केसर, जो स्त्री केसर होता है, उसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी अंड, जिसे बीजांड भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। आंसर इसको मालूम है, आप लोगों को पढ़े हैं, बिल्कुल बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर चारों में से कौन होगा। तो मैं बता देता हूँ कि इसका होगा वर्तिका। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, आई होप आपका भी सही रहा होगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। बताइए, इन चारों ऑप्शनों में से विटामिन जो सी है उसका अच्छा स्रोत क्या है? अंडा है कि मछली है कि गेहूं है कि संतरा है? जल्दी से बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है कौन सा होता है? फटाफट आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लूँगा, आप जल्दी से टाइपिंग करके बताइए, कमेंट कीजिए हमारे यहाँ जल्द से। मैं जल्द बताने वाला हूँ आप लोगों को आंसर कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है संतरा। क्या होता है? संतरा। संतरा इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अच्छा स्रोत संतरा है विटामिन सी के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा पदार्थ है जो कि लेंस नहीं बनाया जा सकता उससे। कौन है? देखिए, जल की कांच की प्लास्टिक की मिट्टी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अब जल्दी से आप ऑप्शन बताइए, इसका कौन सा सही होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबको मालूम है कि जल से हम क्या कर सकते हैं? लेंस बना सकते हैं। कांच से भी लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी लेंस बनाया जा सकता है, मिट्टी से नहीं बना सकता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली जो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? बताइए। वास्तविक व सीधा होता है कि आभासी व सीधा होता है कि आभासी व उल्टा होता है कि वास्तविक व उल्टा होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़े सेकंड के लिए, ताकि आप कमेंट करके हमें ये बात बता सकें कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए आप। तो आभासी व सीधा होता है, मैं जल्द आंसर बता रहा हूँ। आई होप आपका भी आंसर यही रहा होगा कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति हमेशा आभासी व क्या होता है? सीधा होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 क्लियर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में अभीष्ट संबंध है। आपको बताना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर होता है, उसमें अभीष्ट संबंध कौन सा है? आर बराबर f/2 कि आर बराबर 2f कि आर बराबर f कि आर बराबर 4f? इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है ध्यान से कि कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या आर में अभीष्ट संबंध। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है, r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f। ये याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सभी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? अगर बेकिंग पाउडर है, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? बताइए। CO कि Na2CO3 कि CO2 कि O2? बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6,
बेकिंग पाउडर को अगर आप गर्म करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, बताइए इन चारों ऑप्शन में से, फटाफट आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा प्रश्न नंबर 6। चलिए आइए प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि पेयजल, जो पेयजल होता है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, बताइए। CaOCl2, CaCl2 कि CuCl2 कि CaCO3, बताइए। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है इन चार ऑप्शन में से किसका? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है CaOCl2। ठीक है, क्लियर हो गया, बेकिंग पाउडर जिसे बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ऑप्शन ए। इसे अच्छे तरीके से आप नोट करके याद कर लीजिए, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। प्रश्न नंबर 7वां क्लियर है। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ आइए। तो प्रश्न नंबर 8 बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। जब फफोलेदार तांबे में कॉपर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है शुद्ध? 98%, 2%, 70%, 30%, बताइए। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होती है। 98%, 2%, 70%, 30%, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो फफोलेदार तांबे होता है ना, उसमें कॉपर की सबसे अधिक शुद्ध मात्रा होती है, कितनी? 98% होती है। ठीक है, यह बात आपको याद होनी चाहिए, 98%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आई होप आपको प्रश्न नंबर 8वां अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग होते हैं। जो परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? प्रगलन में, कि निस्तापन में, कि बेसमेरीकरण में, कि अतिशीतलन में? इन चारों ऑप्शनों में से किस में परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 9 है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यही सब बोर्ड एग्जाम में, तो ये नहीं याद आएगा तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आने ही चाहिए किसी कीमत पे। परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग होते हैं, बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निस्तापन में, तब निस्तापन क्रिया किया जाता है, उसमें हम परावर्तनीय भट्ठी में उसको निस्तापित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? चलिए प्रश्न नंबर 9 क्लियर ना। प्रश्न नंबर 10 भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर बताइए। कह रहा है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम जो सदस्य कौन होता है? मेथेन होता है, कि एथेन होता है, कि एथिलीन होता है, कि एसिटिलीन होता है? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है कौन है इन चार ऑप्शनों में से, बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताएं कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य किसे कहते हैं। तो बता दूं मैं सही आंसर इसका कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन को कहते हैं। किसको? एथिलीन को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, क्लियर ना 10। चलिए आइए 11 की तरफ बढ़िए। तो 11 बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, बताइए। फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे किसी कीमत पे याद करना आप सभी प्रश्नों को आपको। ठीक है, याद करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आएंगे, सारे बहुविकल्प के प्रश्न उड़ा देंगे, समझ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़िए। तो प्रश्न नंबर 12, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। अब तो आना ही चाहिए ना आप लोगों को, बताइए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CH4 C3H8 C4S10 कि C2H6? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जल्द से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, चलिए फटाफट बताइए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोपेन का रासायनिक जो सूत्र होता है वो C3H8 होता है। यह बात आपको किसी कीमत पे याद करनी ही पड़ेगी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है, क्लियर ना। चलिए ये प्रश्न नंबर 12 था, हम आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 13 की तरफ। चलिए उसको देख लेते हैं। आइए प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 13, प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब तो आना चाहिए ना किसी कीमत पे, इसका आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर की
मीटर प्रति ओम। बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 13 का आंसर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करके हमें आप बताएं यार कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर की मीटर प्रति ओम। चलिए फटाफट मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ आपके, जल्द से कमेंट कीजिए, ना कहिएगा कि टाइम नहीं मिला है मुझे कमेंट करने का, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओम होता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध का मात्रक ओम, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिला भी लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 के लिए ना प्रश्न नंबर 14 देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। विद्युत आवेश का मात्रक होता है जूल, कूलाम, वोल्ट की एम्पियर। बताइए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, जल्द से बताइए। जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबका कमेंट आना चाहिए इसका। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कमेंट कीजिए फटाफट। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, कूलाम। ये सारे जो प्रश्न है सभी याद होने चाहिए, समझ रहे हैं, तब 95 मार्क्स आएगा आपका अच्छे तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की कितनी मात्रा होती है, बताइए। ऑप्शन ए 1.0 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन बी 6.25 × 10⁻19 कूलाम। ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कि ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। चलिए बताइए एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबका आंसर आना चाहिए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह टॉपिक एकदम, ये प्रश्न आपको एकदम याद होने चाहिए, बिल्कुल भी याद होने चाहिए। तो अब तक मैंने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया। जल्दी से कमेंट करके हमें ये बताएं आप कि कितने सही आते हैं कितने गलत। ईमानदारी से बताइएगा क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जितना अच्छा से करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे आप बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो मेरी कैसी लगी ये बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही आप लोगों को किसी कीमत पे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।